नमस्कार दोस्तों, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के जो पहला टॉपिक है, पहला है आपका फॉलो अप द पब्लिक ऑफर। दूसरा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। थर्ड इज द तुंगभद्रा रिवर, इंडस रिवर सिस्टम, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड साइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलो अप ऑफर। देखिए, विद रेफरेंस टू द फॉलो ऑन द पब्लिक ऑफर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में हमें ये सारे स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे कोई कंपनी होती है, ठीक है, तो जब भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो अपना आईपीओ जारी करती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो ये पहले आईपीओ आता है। जब आईपीओ आ जाता है उसके बाद आता है क्या, एफपीओ। एफपीओ का फॉर्म क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि सबसे पहले आईपीओ लॉन्च होता है और उसके बाद एफपीओ लॉन्च होता है। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एफपीओ के बारे में पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज़ दी issuance of the share after the company is listed on the stock exchange। बिल्कुल सही है। मैंने बताया कि जब किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है तब वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द इशुएंस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर द कंपनी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही है, पहले आपका आईपीओ आता है फिर एफपीओ आता है। आईपीओ आने पर कंपनी शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सेकेंड लिखा हुआ है that number of the shares always increases whenever a company comes with follow up on the public offer। कह रहा है कि जब भी एफपीओ लॉन्च होगा तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉलो जब भी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होगी तो शेयर इंक्रीज ही होंगे। शेयर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में शेयर दो तरह से हो सकते हैं, या तो शेयर डाइल्यूट हो सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट होने का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज शेयर की जो नंबर है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, शेयर का नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। तो हर बार या फिर कोई भी फर्क ना पड़े ये भी हो सकता है, बीच में रह सकता है। ठीक है, शेयर का नंबर डिक्रीज कैसे होगा, सपोज सपोज जो भी जिसने भी शेयर लेके रखा है, ठीक है, तो उसने अपने पास ही रखा, उसने बेचा नहीं, तो शेयर का नंबर क्या हो रहा है, धीरे धीरे और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये कंपनी ने अपने शेयर बेचे ही नहीं तो शेयर का नंबर डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज भी हो सकता है अगर टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं उसको डाइल्यूट कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि शेयर, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ द शेयर ऑलवेज इंक्रीज, तो ऑलवेज इंक्रीज नहीं करेगा, वो क्या होगा, नॉर्मल भी रह सकता है और कम भी हो सकता है। तो दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है एफ पी ओ इज़ अ चीपर एंड सेफर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू द आई पी ओ। यानी कि आई पी ओ कंपेयर में जो एफ पी ओ होता है वो सेफर होता है और चीपर होता है। देखिए, बिल्कुल, जब आप किसी कंपनी का आई पी ओ खरीदते हैं तो उस कंडीशन में, उस टाइम पे आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आप एफ पी ओ खरीदते हैं तो यानी कि कंपनी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो कंपनी के बारे में आपको नॉलेज है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ पी ओ जो है वो ज़्यादा सेफ है इन कंपेयर टू द आई पी ओ। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है अभी, जैसे आप देख रहे हैं अडानी कंपनी का जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, ठीक है ना, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के बाद अडानी जो कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर्स काफ़ी गिरे हैं। तो ये उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बात करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपको पता है कि जब भी कोई पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो अगर कोई मैटर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, पहला लिखा है कि एज पर द रूल द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स इट हैज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर। यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो हर साल कंस्टिट्यूट होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तभी कंस्टिट्यूट होती है जब उसकी कोई ज़रूरत होती है। अदरवाइज़
नॉर्मल सेशन चलता रहता है और चीज़ें हैंडल होती रहती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा लिखा हुआ है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ द 21 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड द 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हो सकता है कि 20 मेंबर लोकसभा से आ जाएं, 10 मेंबर राज्यसभा से आ जाएं, हो सकता है कि 15 मेंबर लोकसभा से आ जाएं और 25 मेंबर राज्यसभा से आ जाएं। तो मतलब कहने का मतलब है, या 20 मेंबर राज्यसभा से आ जाएं, तो कहने का मतलब है कि कैसे भी मेंबर का जो कंपोजिशन है वो हो सकता है, कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड लिखा हुआ द कमेटी गेट्स डिसबैंडेड फॉलोइंग द सबमिशन ऑफ इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, यानी जो कमेटी है उसको डिसबैंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं जब वो अपनी रिपोर्ट को क्या करती है, सबमिट करती है प्रेसिडेंट को। तो ये ठीक है कि वो प्रेसिडेंट को जब नहीं सॉरी ये ठीक है कि जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो उसके बाद कमेटी का काम खत्म हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं, पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो यहाँ से चीज़ बतानी चाहिए कि जो कंपनी है वो पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, प्रेसिडेंट को नहीं। तो उस हिसाब से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक ठीक है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज़ एन एडहॉक बॉडी। क्या है एडहॉक बॉडी? इट इज़ सेट, ठीक, इट इज़ सेट अप फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ड्यूरेशन, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या उस ड्यूरेशन में इसको सेटअप किया जाता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री इज सेटअप बाय अ मोशन पास्ड इन वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड एग्रीड बाय द अदर, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री का जो भी फॉर्मेशन है वो ऐसे होता है कि एक पार्लियामेंट के एक हाउस से इसको पास कराया जा सकता है, पास किया जाता है, और दूसरा हाउस उस पर एग्री करता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है द डिटेल्स रिगार्डिंग द मेंबरशिप and the subject decided by the parliament, okay, not by the president, and the number of the member carry on. Now there are twice as many of the lok sabha members as the rajya sabha member, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही है? पहला लिखा हुआ है कि द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो रिवर है वो फ्लो करती है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नहीं, ये है आपका तेलंगाना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर इज द सधानीरा, ठीक है ना, सधानीरा, सधानीरा। तो बेसिकली ये भी क्या है, गलत है। जो एंशिएंट नेम है जो रिवर का, तुंगभद्रा रिवर का, वो सधानीरा नहीं है, वो है पंपा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ पता होनी चाहिए। और तुंगभद्रा जो रिवर है वो दो रिवर से मिलकर बनी हुई है, पहला है आपका तुंगा और दूसरा है भद्रा। फिर हम्पी इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, ये बिल्कुल सही है। जो हम्पी है वो इट इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमारा सिर्फ एक ऑप्शन सही हुआ, विच इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी थोड़ी डिटेलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो तुंगभद्रा है ये मेजर रिवर है कहाँ पर, साउथ इंडियन पेनिनसुला, एंड फॉर्म टू द कन्फ्लुएंस ऑफ द तुंगा रिवर एंड द भद्रा रिवर, यानी कि तुंगा और भद्रा दो रिवर के मिलने से तुंगभद्रा रिवर बनती है। और तुंगा एंड भद्रा ओरिजिनेट करती हैं कहाँ पर, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट में इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका। ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट के ईस्ट स्लोप से ये बनती है। जैसे ये है आपका, देखिए ये है आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो ऐसा है, कुछ ऐसा इन द सेंस कि ये इसमें यहाँ पर स्लोप है, ठीक है, ऐसे, बात समझे ना। जैसे ये बना हुआ है वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में स्लोप है, यहाँ से अगर कोई रिवर आई तो यहाँ गिर जाएगी, यहाँ से आई तो यहाँ गिर जाएगी। तो अब रिवर कहाँ गिर रही है, यानी कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, ये क्या हो गया, ये स्लोप है। तो तुंगभद्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ही जा रही है। और आपको पता है कि यहाँ पर एक द्वाब भी बनता है, आपने सुना होगा रायचूर द्वाब, ठीक है, रायचूर द्वाब। तो रायचूर द्वाब कहाँ बनता है, तुंगभद्रा रिवर पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जैसा कि मैंने बताया। और जो हम्पी है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। एंशियंट नेम जो तुंगभद्रा रिवर का है क्या, पंपा रिवर है। तुंगभद्रा इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये
तुंगभद्रा जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की, और ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है दिस इज द तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, और ये भद्रा रिवर है, ठीक है, ये तुंगभद्रा है एंड, और ये जो तुंगभद्रा रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये देखिए यहाँ से ये आ रही कृष्णा रिवर की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है। ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। फिर हम बात करें नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग रिवर। पहली रिवर है हमारी शिगार, तोची, हुंजा और सेठी। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो 1, 2 एंट्री यानी कि शिगार, तोची और हुंजा ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की। इंडस रिवर आपको पता है, इंडस रिवर अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। इंडस वाटर जो डिस्प्यूट है, अगर उसके बारे में थोड़ी सी बात करें बस, तो पता होना चाहिए 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, और ट्रीटी हुई थी बिटवीन द इंडिया और पाकिस्तान। और इस ट्रीटी को करवाने में जो मेन जो बॉडी थी वो कौन थी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए 1960 में शामिल हुई थी, जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को 20% पानी मिलेगा, पाकिस्तान को इसका 80% पानी मिलेगा। पाकिस्तान के पास कौन कौन सी नदियां हैं, CJI मतलब क्या हो गया, चिनाब, झेलम और इंडस। और बाकी इंडिया के पास कौन कौन सी हैं, तो ये हो जाएगा ब्यास, ठीक है, और उसके बाद रावी, और उसके बाद सतलज, ठीक है। तो ये इंडिया के पास 3 है। तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर कि विद रेफरेंस टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है आपको पता है, जैसे अगर सेंटर की बात करें तो वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होती है। राज्यसभा का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल नंबर 80। लोकसभा का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल नंबर 81। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है, और लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, या इसी को बोल देते हैं क्या, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, और इसको बोल देते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ ये तो हो गया सेंटर की बात। स्टेट की बात करें तो स्टेट में ना, स्टेट में भी 2 बॉडी होती हैं, ठीक है ना, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जहाँ भी 2 बॉडी होती है ना उसके लिए टर्म आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जहाँ भी 2 बॉडी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टर्म यूज़ होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट में होता है आपका, जिसे हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, ठीक है, और एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, इसको बोलते हैं वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग पूछा गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, यहाँ से MLA जाते हैं, ये कौन होते हैं, ये MLA होते हैं। और यहाँ पर लोकसभा में कौन जाएंगे, लोकसभा में जो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन, दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ MPs। तो ये जो लोग, ये जो यहाँ पे विधानसभा में ये MLA हो गए, यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो MLC होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग MLC के रिगार्डिंग है। और ध्यान रखिएगा हर एक स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेशन नहीं है, सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। इसमें हमारा यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद तेलंगाना हो गया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया, एंड यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एंड देयर इज़ वन मोर, ठीक है, वन मोर। तो वहाँ पर क्या है, वन विच वन इज़ आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, ठीक है। तो एक और है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मतलब 6 हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ से पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए संविधान में एक आर्टिकल दिया है 169, ठीक है। इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ताकत होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाए या बिगाड़े, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इट वेस्टेड विद द पार्लियामेंट, ठीक है।
ये पार्लियामेंट के पास इसकी ताकत होती है। फिर देखते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स टू द हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली। जो टोटल लेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो 1/3 होती है किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये यहाँ से पता होना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, गलत। फिर बोला है 1/3 मेंबर ऑफ द इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द 3 years स्टैंडिंग रिसाइडिंग टू द स्टेट। देखिए बात समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनका जो इलेक्शन होता है, ठीक है, तो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में जो 1/3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनका चुनाव करती हैं लोकल बॉडीज़। ठीक है, उसके बाद 1/3 जो मेंबर और जो 1/3 जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव करते हैं यही एमएलए। ठीक है, उसके बाद 1/12 का जो चुनाव करते हैं मेंबर्स का चुनाव वो करते हैं जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं। ठीक है, जो भी ग्रेजुएट्स जो हैं इसमें, ठीक है ना, जो ग्रेजुएट्स हैं वो करते हैं। और 1/12 और इसका चुनाव क्या करते हैं, जो भी टीचर्स हैं वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसमें लिखा हुआ है कि 1/1/3 जो मेंबर हैं उनका चुनाव ग्रेजुएट्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने साफ साफ, तो ग्रेजुएट 1/3 का नहीं करते हैं, 1/12 का करते हैं। तो 1/12 होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड लिखा है पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू मॉडिफाई और रिप्लेस द स्कीम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने भी बताया आपको, अंडर आर्टिकल 169 पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन कर सकती है, अबॉलिश भी कर सकती है। तो यहाँ देखा जाए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नीचे साइड लिखा भी होगा, देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 1/3 1/3 जो लोकल बॉडी से आते हैं, 1/12 जो ग्रेजुएट से आएंगे, 1/12 टीचर से आएंगे, और 1/3 जो आएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए के उससे आएंगे। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ इसमें बच गई थी कि बाकी जो बचे मेंबर हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, और वो होते हैं फ्रॉम द लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल। इसको आप CLASS क्लास से याद कर सकते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, और फिर उसके बाद लिटरेचर, फिर उसके बाद आर्ट भी है इसमें, फिर उसके बाद ये हो जाएगा साइंस, और ये हो जाएगा सोशल साइंस। यानी कि इन फील्ड से आते हैं जिनको गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, consider the following statement with reference to the convention of the international trade and endangered species of the wild flora and fauna। यानी कि साइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है उसे हमें देखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि साइट जो है वो कोलैबोरेटिव और कंजर्वेटिव इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो देखिए पहला क्या है कि जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक, दूसरा बात करते हैं कि जो साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क वाज फॉर्म्ड विद अ मेजर असिस्टेंस फ्रॉम द साइट्स। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत। थर्ड बात करते हैं, साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग एंड इट्स member but it is not self executing, so the third option is correct। ठीक, तो ओनली ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, ओनली ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, अब थोड़े से बारे में बात की जाए, जैसे साइट्स है, तो साइट्स क्या है, साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, साइट्स जो है उसको ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है, साइट्स को जो है वो ड्राफ्ट किया गया था 1963 में बिटवीन द 80 कंट्री, और ये फोर्स में आया था 1970 में। साइट्स जो है जो भी इसकी पार्टीज़ हैं उनके लिए वो लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, और इट डज़ नॉट टेक प्लेस द नेशनल लॉ। ठीक है, तो नेशनल लॉ में कोई भी टेक प्लेस नहीं करता है। दूसरी चीज़, ठीक है, तो यहाँ से आप इतनी चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए कि PYQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग situation is best reflect to the indirect transfer often talked about in the media recently reference to the इंडिया। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या है, ये फॉरेन कंपनी ट्रांसफ़र शेयर्स हैं, सच शेयर्स डिराइव्स देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या है, ये बेसिकली इकोनॉमिकल एक टर्म है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि फॉरेन कंपनी का जो शेयर है वो ट्रांसफ़र होता है सच दैट कि ये जो सब्सटेंशियल वैल्यू है, यानी कि जब शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जो सब्सटेंशियल वैल्यू है वो इंडिया से ड्राइव करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी scrutinize and report to the House whether power to make the regulation, rules, sub-rules by the law conferred by the Constitution, delegated by the Parliament are being properly exercised. So the answer is the Committee on the Subordinate Legislation. ठीक, कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसका काम क्या है? इस कमेटी का काम है कि स्क्रूटिनाइज करना, ठीक है, किसको स्क्रूटनाइज करना, रिपोर्ट को किसकी, हाउसेस की, और उसके बाद रेगुलेशंस बनाना, रूल्स बनाना और सब रूल्स बनाना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बाइट करते हों। कौन बनाएगा ये? कमेटी ऑन दी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी कि इसका नाम ही है जब कि जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है तो उस पर क्या करेगी, ये कानून बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट PYQ इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू दी तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, उसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सोर्स ऑफ द तीस्ता रिवर इज़ द सेम एज द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू द सिक्किम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा गलत है। स्टेटमेंट से दूसरा करेक्ट है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन द सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर इज़ द तीस्ता। ठीक है, जो रिवर रंगीत है वो क्या है, सिक्किम में ओरिजिनेट हो रही है और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर क्या है, तीस्ता है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। The third is the river Teesta flows into the Bay of Bengal on the border of the India and Bangladesh. So this option is also wrong. So the correct option is B only. ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सो द गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती और प्राणहिता। तो इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए कि गोदावरी ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन द साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए, मैंने बताया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज़ होगा वो 1/3 हो जाएगा किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। गवर्नर क्या करता है? गवर्नर क्लास यानी क्लासिकल लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल साइंस, इन सारे सेक्शन से बाकी कुछ लोगों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। सिर्फ उसका इतना ही काम होता है। ठीक है, फिर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द ट्रैफिक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ट्रैफिक? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा एंड द फाउना इन कॉमर्स। ट्रैफिक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहले लिखा हुआ है कि ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक इज द ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इज द मिशन ट्रैफिक, इट इज़ इंश्योर दैट द ट्रेड इन द वाइल्ड एनिमल इज़ नॉट थ्रेटन टू द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो द ऑप्शन इज बी। तो यह है आज के MCQs। अगर आपको MCQs पसंद आए हों, अच्छे समझ में आए हों, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दोस्तों तक, स्टूडेंट्स तक इस चैनल की रीच को बढ़ाइए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, हम और वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज हों। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मजा करिए। जय हिंद, जय भारत।